चीन की धरती पर कुछ ऐसी प्राचीन रचनाएं आज भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर सवाल उठता है कि हजारों साल पहले इंसानों ने आखिर यह सब किया कैसे होगा। कहीं पूरा पहाड़ काट दिया गया, कहीं रेगिस्तान के बीच विशाल संरचनाएं खड़ी कर दी गईं और कहीं ऐसी चीजें बनाई गईं जो आज भी समय को चुनौती देती दिखाई देती हैं। आज हम ऐसी ही 10 रहस्यमयी जगहों की ओर चलेंगे जिनके पीछे छिपी कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही हैरान करने वाली भी। नंबर 10, दांजू रॉक कार्विंग्स। चीन के चोंकिंग क्षेत्र की शांत पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पहली नजर में केवल साधारण चट्टानें दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान इनके करीब पहुंचता है पूरा दृश्य बदलने लगता है। पत्थर की दीवारों से हजारों चेहरे उभरते दिखाई देते हैं। कहीं विशाल बुद्ध की आकृतियां हैं, कहीं देवी देवताओं जैसी प्रतिमाएं, कहीं आम इंसानों के दृश्य और कहीं ऐसी डरावनी तस्वीरें जो मृत्यु के बाद मिलने वाली सजा की कहानी सुनाती हैं। इस जगह को दांजू रॉक कार्विंग्स कहा जाता है और यहाँ मौजूद विशाल नक्काशी आज भी एक सवाल छोड़ती है। आखिर सदियों पहले इंसानों ने पूरे पहाड़ को इतनी बारीकी से कैसे तराश दिया? दांजू में केवल कुछ दर्जन मूर्तियां नहीं हैं। यहाँ अलग अलग स्थानों को मिलाकर 50,000 से ज्यादा प्रतिमाएं और उकेरी गई आकृतियां मौजूद मानी जाती हैं। इनमें से ज्यादातर का निर्माण 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले, जब न बिजली से चलने वाले औजार थे, न आधुनिक ड्रिल मशीनें और न चट्टानों को काटने के लिए आज जैसी तकनीक। इसके बावजूद यहाँ की कई मूर्तियों में चेहरे की भावनाएं, कपड़ों की सिलवटें, हाथों की मुद्राएं और शरीर की छोटी से छोटी विशेषताएं साफ दिखाई देती हैं। लेकिन दांजू का सबसे बड़ा रहस्य इसके आकार से भी आगे जाता है। इन चट्टानों पर केवल बौद्ध धर्म की कहानी नहीं दिखाई गई, यहाँ बौद्ध धर्म के साथ ताओ धर्म और कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं से जुड़े दृश्य भी एक ही स्थान पर देखने को मिलते हैं। उस द्वार में अलग अलग धार्मिक विचारों को इतने बड़े पैमाने पर एक साथ पत्थर में उकेरना अपने आप में असाधारण था। कुछ नक्काशियों में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम दिखाए गए हैं। कहीं नरक जैसी जगहों के दृश्य हैं, कहीं पापों की सजा, कहीं मुक्ति की कल्पना और कहीं माता पिता की सेवा तथा परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझाया गया है। यानी इन चट्टानों का उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं था, ये मानो उस समय की एक विशाल पत्थर की किताब थी जिसमें लोगों को बताया जाता था कि इंसान को जीवन कैसे जीना चाहिए और उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन अब उस द्वार के कारीगरों के बारे में सोचिए। उन्हें सबसे पहले चट्टान का ऐसा हिस्सा चुनना पड़ता होगा जो मूर्ति बनाने के बाद भी न टूटे। उसके बाद उसी पहाड़ की सतह पर हजारों आकृतियों के लिए जगह तय करनी होती होगी। विशाल प्रतिमा बनाते समय अनुपात बिगड़ जाए तो उसे दोबारा जोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि मूर्ति किसी अलग पत्थर की नहीं बल्कि उसी चट्टान का हिस्सा थी। एक गलत वार और महीनों का काम खत्म हो सकता था। फिर भी हजारों आकृतियों के बीच एक व्यवस्थित कहानी दिखाई देती है। कुछ स्थानों पर तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की पूरी दीवार को एक विशाल चित्र में बदल दिया गया हो। हर प्रतिमा किसी अगली प्रतिमा से जुड़ती है और हर दृश्य मानो किसी कहानी का अगला अध्याय हो। यही कारण है कि दांजू को देखकर सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होता कि यहाँ कितनी मूर्तियां हैं। असल सवाल यह होता है कि आखिर कितनी पीढ़ियों ने इस पहाड़ पर काम किया होगा। कितने अनजान कलाकारों ने अपनी पूरी जिंदगी केवल कुछ मीटर चट्टान तराशने में बिताई होगी। आज उनके नाम शायद दुनिया नहीं जानती, लेकिन उन्होंने पत्थरों में जो चेहरे छोड़े वे 1000 साल बाद भी वहीं मौजूद हैं। दांजू की चट्टानों के सामने खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय वहां पूरी तरह रुका नहीं, बल्कि पत्थर के भीतर कैद हो गया है। राजवंश खत्म हो गए, साम्राज्य बदल गए और उन कारीगरों की पीढ़ियां कब की गायब हो चुकी।
लेकिन पहाड़ आज भी उनकी बनाई हजारों आंखों से दुनिया को देख रहा है। और शायद दाजू, रॉक कार्विंग्स का सबसे गहरा रहस्य यही है। यहाँ इंसानों ने केवल पत्थर नहीं तराशे थे, बल्कि अपनी पूरी सोच, डर, विश्वास और जीवन की कहानी एक पहाड़ के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दी थी। नंबर 9, किन शी हुआंग का मकबरा। अगर कोई सम्राट अपनी मृत्यु के बाद भी अपना पूरा साम्राज्य अपने साथ ले जाना चाहे तो उसकी कल्पना कैसी होगी? चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग का मकबरा शायद इसी सवाल का सबसे विशाल जवाब है। यह केवल एक कब्र नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे फैला एक ऐसा संसार है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा आज तक पूरी तरह खोला ही नहीं गया है। इस विशाल समाधि परिसर का निर्माण उस समय शुरू हुआ था जब किन शी हुआंग ने चीन को एक साम्राज्य के रूप में एकीकृत भी नहीं किया था। यानी अपनी युवावस्था से ही वह अपनी मृत्यु के बाद की दुनिया की तैयारी कर रहा था। परिसर लगभग 20 वर्ग मील क्षेत्र में फैला बताया जाता है। इसका मुख्य टीला आज पेड़ों से ढकी एक प्राकृतिक पहाड़ी जैसा दिखाई देता है, लेकिन असली रहस्य इसके नीचे छिपा हुआ है। यही वह स्थान है जिसके पास प्रसिद्ध टेराकोटा सेना मिली थी। लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि वे हजारों सैनिक शायद केवल बाहरी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं। असली केंद्रीय समाधि अभी तक पूरी तरह नहीं खोली गई है। प्राचीन चीनी विवरणों में ऐसी बातें दर्ज हैं जो इस मकबरे को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। उनमें अंदर पारे से बनी नदियों और समुद्रों का उल्लेख मिलता है। छत को तारों भरे आसमान जैसा बनाने की बात भी कही गई है। अगर यह विवरण सही है तो इसका अर्थ है कि सम्राट के लिए जमीन के नीचे केवल एक कमरा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतीकात्मक रूप बनाया गया था। आज भी वैज्ञानिकों ने समाधि के आसपास की मिट्टी में पारे की असामान्य मात्रा दर्ज होने की बातें कही हैं, जिससे पुराने विवरणों में छिपी सच्चाई को लेकर उत्सुकता और बढ़ जाती है। लेकिन इसे पूरी तरह खोलने की जल्दबाजी नहीं की गई। कारण यह है कि अंदर मौजूद वस्तुएं हवा और नमी के संपर्क में आते ही नष्ट हो सकती हैं। यानी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक जगहों में से एक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी बंद है। ऊपर शांत पहाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे क्या है, यह सवाल 2000 साल से ज्यादा समय बाद भी पूरी तरह अनुत्तरित है। नंबर 8, लॉन्गमेन ग्रोटोस। चीन में एक नदी के दोनों ओर उठती विशाल चट्टानों के बीच अगर कोई इंसान प्रवेश करे तो उसे पहली नजर में शायद अंदाजा भी न हो कि वह दुनिया की सबसे विशाल पत्थर की कलाकृतियों में से एक के सामने खड़ा है। ये हैं लॉन्गमेन ग्रोटोस, जहां पहाड़ को बाहर से सजाया नहीं गया, बल्कि उसके भीतर हजारों गुफाएं और मूर्तियां तराशी गईं। लगभग 1 किलोमीटर लंबी चट्टानी पट्टी में 2300 से ज्यादा गुफाएं और पूजा स्थल बनाए गए। इनमें लगभग 1,10,000 पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं। इतने बड़े पैमाने को समझना ही मुश्किल है। एक ही पहाड़ी क्षेत्र में हजारों चेहरे, हजारों आकृतियां और अलग अलग आकार के बुद्ध आज भी पत्थर में मौजूद हैं। इस काम की शुरुआत 5वीं शताब्दी के अंत में हुई और बाद के राजवंशों में यह लगातार आगे बढ़ता गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात मूर्तियों के आकार में दिखाई देती है। यहां सबसे विशाल प्रतिमा लगभग 56 फीट ऊंची है, जबकि कुछ छोटी मूर्तियां 1 इंच से भी कम आकार की हैं। सोचिए, एक ही स्थान पर कलाकारों को कई मंजिला इमारत जितनी विशाल प्रतिमा भी बनानी थी और उंगली से छोटी आकृति भी। दोनों में चेहरे और शरीर की विशेषताओं को पहचानने योग्य बनाना अपने आप में असाधारण कौशल की मांग करता था। यहां लगभग 2800 शिलालेख और पत्थर पर लिखे अभिलेख भी मौजूद हैं। इस कारण लॉन्गमैन केवल मूर्तियों का समूह नहीं, बल्कि पत्थर में बंद एक विशाल ऐतिहासिक संग्रह भी बन जाता है।
सबसे रहस्यमयी एहसास तब होता है जब इंसान सोचता है कि इन चट्टानों को काटने वाले लोगों में से किसी ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि 1500 साल बाद लोग उनके बनाए चेहरों को देखने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आएंगे। पत्थर को हम स्थिर और निर्जीव समझते हैं, लेकिन लॉन्गमेन में वही पत्थर हजारों चेहरों में बदल चुका है। समय ने साम्राज्य मिटा दिए, राजवंश बदल दिए, लेकिन चट्टान पर उकेरी गई वे आंखें आज भी उसी नदी की ओर देख रही हैं। नंबर 7, जियायुगुआन। दूर दूर तक फैला सूखा रेगिस्तान, पीछे पहाड़ और बीच में मिट्टी जैसे रंग का एक विशाल किला। पहली नजर में जियायुगुआन किसी ऐसी जगह की तरह दिखाई देता है जहां प्राचीन चीन की दुनिया अचानक समाप्त हो जाती थी। इसे महान दीवार के पश्चिमी छोर के सबसे महत्वपूर्ण दरवाजों में से एक माना जाता था। इसका निर्माण 1372 में मिंग राजवंश के दौरान शुरू हुआ, लेकिन इसे केवल एक प्रवेश द्वार समझना गलती होगी। यह कई स्तरों वाली सैन्य रक्षा व्यवस्था थी। इसके अंदर और बाहर अलग अलग दीवारें, खाई, निगरानी मीनारें और सैनिकों के चलने के लिए रास्ते बनाए गए थे। जियायुगुआन की जगह का चुनाव ही इसकी सबसे बड़ी ताकत था। यह हेक्सी कॉरिडोर के एक संकरे क्षेत्र में स्थित था। एक तरफ पहाड़ और दूसरी ओर कठोर रेगिस्तानी भूमि होने के कारण यात्रियों, व्यापारियों और सेनाओं के लिए रास्ते सीमित थे। यानी जो भी पश्चिम की ओर जाता या वहां से चीन में प्रवेश करता, उसे लगभग इसी क्षेत्र से गुजरना पड़ता। लेकिन सबसे हैरान करने वाला पहलू इसका निर्माण है। आज जिस स्थान पर पहुंचना भी कठिन महसूस हो सकता है, वहां सैकड़ों साल पहले इतने बड़े किले के लिए सामग्री, मजदूर, पानी और भोजन पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा। इसकी बहुत सी दीवारें दबाई गई मिट्टी की तकनीक से बनाई गई। सूखे वातावरण ने इन्हें लंबे समय तक टिके रहने में मदद की। दूर से किले का रंग आसपास के रेगिस्तान में मिल जाता है, मानो वह भूमि का ही हिस्सा हो। कल्पना कीजिए उस दौर की, जब कोई व्यापारी महीनों तक सिल्क रोड पर यात्रा करके यहां पहुंचता होगा। उसके सामने यह विशाल दरवाजा केवल एक किला नहीं, बल्कि सुरक्षित साम्राज्य और अज्ञात भूमि के बीच सीमा जैसा दिखाई देता होगा। आज वहां सेनाएं नहीं खड़ी, न ही दूर से आते कारवां दिखाई देते हैं, लेकिन रेगिस्तान के बीच मौजूद यह किला आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी ऐसी सीमा की रक्षा कर रहा हो जिसके दूसरी तरफ प्राचीन दुनिया का कोई भूला हुआ अध्याय छिपा हो। नंबर 6, चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार को तस्वीरों में देखना आसान है, लेकिन इसकी वास्तविक विशालता को समझना बेहद कठिन है, क्योंकि यह कोई एक सीधी दीवार नहीं है। यह हजारों किलोमीटर में फैला दीवारों, किलों, खाइयों, निगरानी मीनारों और प्राकृतिक अवरोधों का पूरा रक्षा तंत्र था। अलग अलग काल की सभी संरचनाओं को मिलाकर इसकी कुल लंबाई लगभग 13,171 मील मापी गई है। यानी इतनी दूरी कि इंसान को यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि प्राचीन समय में किसी साम्राज्य ने इतने विशाल क्षेत्र में निर्माण कैसे कराया होगा। इसके निर्माण और विस्तार का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा समय तक फैला है। अलग अलग चीनी राजवंशों ने अपनी जरूरत के अनुसार इसके हिस्से बनाए, पुराने हिस्सों को जोड़ा और कई स्थानों पर उन्हें मजबूत किया। लेकिन महान दीवार का रहस्य उसकी लंबाई से भी बड़ा है। इसे बनाने वालों ने केवल पत्थरों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने पहाड़ों, घाटियों, ऊंची धारों और रेगिस्तानी क्षेत्रों को ही रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। कई स्थानों पर दीवार पहाड़ की ऐसी संकरी चोटियों से गुजरती है जहां आज भी पहुंचना कठिन है। अब सवाल उठता है, वहां निर्माण सामग्री कैसे पहुंचाई गई होगी? हजारों मजदूरों को भोजन और पानी कैसे मिलता होगा? कठोर मौसम में काम कैसे किया गया होगा? कहीं दीवार पत्थर से बनी है, कहीं ईंटों से, और कई प्राचीन हिस्सों में मिट्टी तथा स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल हुआ। यानी निर्माण की तकनीक भी क्षेत्र के अनुसार बदलती गई। दूर से देखने पर यह दीवार किसी विशाल पत्थर के नाग की तरह पहाड़ों पर चढ़ती और उतरती दिखाई देती है। धुंध में इसके कुछ हिस्से गायब हो जाते हैं और कुछ अचानक किसी दूसरी पहाड़ी पर दिखाई देते हैं।
और शायद सबसे बड़ा प्रश्न इसके आकार से जुड़ा है। आखिर किसी साम्राज्य को कितने बड़े खतरे का भय रहा होगा कि उसने अपनी सीमाओं पर इतना विशाल रक्षा तंत्र खड़ा करने में पीढ़ियां लगा दी। दीवार आज शांत है, लेकिन उसके हर पत्थर के पीछे युद्ध, भय, सीमाएं और हजारों अनजान मजदूरों की कहानी दबकर रह गई है। नंबर 5, युंगांग ग्रोटोस। चीन के शांशी क्षेत्र में मौजूद युंगांग ग्रोटोस ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे पहाड़ को मंदिर में बदल दिया हो। यहां जमीन पर इमारत खड़ी करने के बजाय प्राचीन कारीगरों ने सीधे चट्टानों के भीतर कमरे, स्तंभ, छतें और हजारों मूर्तियां बना दी। युंगांग में लगभग 252 गुफाएं और पूजा स्थल मौजूद हैं और इनके भीतर करीब 51,000 प्रतिमाएं बनाई गई थीं। इनका मुख्य निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच हुआ था। पहली नजर में सबसे विशाल मूर्तियां ध्यान खींचती हैं, लेकिन असली रहस्य तब समझ आता है जब इंसान छोटे छोटे विवरणों को देखता है। विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के आसपास हजारों छोटी आकृतियां, नक्काशी और सजावट दिखाई देती हैं। यह काम केवल पत्थर काटना नहीं था। कारीगरों को पहले यह तय करना पड़ता होगा कि पहाड़ के अंदर कितनी गहराई तक जाना है, कहां स्तंभ छोड़ना है, छत को किस तरह सुरक्षित रखना है और मुख्य प्रतिमा को किस हिस्से से तराशना शुरू करना है। एक बड़ी गलती पूरी गुफा को कमजोर कर सकती थी, और यह सब उस समय किया गया जब आधुनिक इंजीनियरिंग के उपकरण मौजूद नहीं थे। युंगांग की एक और खास बात यहाँ की कला में दिखाई देने वाला मिश्रण है। कुछ प्रतिमाओं और सजावट में दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई प्रभाव दिखाई देते हैं, जबकि कई हिस्सों में चीनी शैली स्पष्ट हो जाती है। यह उस दौर के सांस्कृतिक संपर्क की एक पत्थर में बंद तस्वीर जैसा है। लेकिन जिस नरम बलुआ पत्थर ने कलाकारों को इतनी विशाल मूर्तियां बनाने का अवसर दिया, वही आज इस स्थान की कमजोरी भी है। हवा, धूल, बारिश और नमी धीरे धीरे इन आकृतियों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जो चेहरे 1,500 साल से पहाड़ से बाहर देख रहे हैं, वे हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं हैं। शायद यही युंगांग का सबसे रहस्यमयी पहलू है। इंसानों ने पहाड़ को काटकर हजारों चेहरे बना दिए, लेकिन अब समय धीरे धीरे उन्हें वापस उसी पहाड़ में मिलाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, फुजियान तुलो। दक्षिणी चीन के पहाड़ी और हरे भरे इलाके में ऊपर से देखने पर कुछ विशाल गोल आकृतियां दिखाई देती हैं। पहली नजर में वे किसी प्राचीन किले या जमीन पर उतरी विशाल गोल संरचनाओं जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल में ये घर हैं फुजियान तुलो। इन विशाल इमारतों को मुख्य रूप से मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बांस, रेत और चूने जैसी साधारण सामग्री से बनाया गया था। फिर भी कई तुल्लो कई मंजिल ऊंचे हैं और उनकी बाहरी दीवारें लगभग 5 फीट तक मोटी हो सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें केवल एक परिवार नहीं रहता था। एक तुल्लो में एक ही कुल से जुड़े सैकड़ों लोग रह सकते थे और कुछ संरचनाओं में लगभग 800 लोगों तक के रहने की क्षमता बताई जाती है। बाहर से ये इमारतें लगभग बंद किले जैसी दिखाई देती हैं। जमीन के पास बहुत कम खिड़कियां होती थीं और अक्सर केवल एक मुख्य प्रवेश द्वार होता था। इससे बाहरी हमले के समय इन्हें सुरक्षित रखना आसान हो जाता था। लेकिन जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता, दृश्य बदल जाता है। बीच में खुला आंगन, उसके चारों तरफ लकड़ी की मंजिलें, रहने के कमरे, अनाज रखने की जगह, पानी के स्रोत और सामूहिक धार्मिक स्थल होते थे। यानी बाहर से रक्षा किला और अंदर से एक छोटा गांव। रहस्य निर्माण में भी है। फुजियान का वातावरण नम है और यहाँ बारिश भी होती है। इसके बावजूद मिट्टी से बनी इतनी विशाल इमारतों का सदियों तक खड़ा रहना आश्चर्यजनक है। मोटी दीवारें केवल सुरक्षा नहीं देती थीं, बल्कि अंदर के तापमान को भी स्थिर रखने में मदद करती थीं। ऊपर से देखने पर गोल तुल्लो आसपास के खेतों और पहाड़ियों के बीच इतने अलग दिखाई देते हैं कि पहली बार देखने वाला उनके वास्तविक उद्देश्य को समझ ही नहीं पाता। लेकिन इनके पीछे शायद सबसे बड़ी कहानी डर और एकता की है।
असुरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों ने अपने घरों को ही किले में बदल दिया। यानी किसी संभावित खतरे ने ऐसी वास्तुकला को जन्म दिया जिसमें पूरा समुदाय एक ही विशाल दीवार के भीतर पीढ़ियों तक जीवन बिताता रहा। नंबर 3, लेशान जायंट बुद्धा। चीन के सिचुआन प्रांत में एक ऐसी विशाल प्रतिमा मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि यह सच में इंसानों ने बनाई थी या खुद पहाड़ ने किसी विशाल चेहरे का रूप ले लिया है। इसका नाम है लेशान जायंट बुद्धा। लगभग 233 फीट ऊंची यह विशाल प्रतिमा किसी अलग पत्थर को काटकर यहां रखी नहीं गई, बल्कि पूरे पहाड़ की चट्टान को काटते काटते उसी के भीतर से बुद्ध की आकृति बाहर निकाली गई थी। सामने 3 नदियों का संगम और पीछे विशाल पहाड़। इस जगह का वातावरण ही इसे किसी प्राचीन रहस्य जैसा बना देता है। इस प्रतिमा का निर्माण वर्ष 713 में शुरू हुआ था। उस समय इस क्षेत्र में नदियों की धाराएं बेहद तेज मानी जाती थीं और यहां से गुजरने वाली नावों के लिए यह स्थान खतरनाक था। कहानी के अनुसार हाइतोंग नाम के एक बौद्ध भिक्षु का विश्वास था कि अगर इस स्थान पर बुद्ध की विशाल प्रतिमा बनाई जाए तो नदी का प्रकोप शांत हो सकता है। लेकिन शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह योजना लगभग 90 वर्षों तक चलेगी और वर्ष 803 में जाकर पूरी होगी। अब असली सवाल शुरू होता है, इतनी विशाल प्रतिमा को उस दौर में बनाया कैसे गया होगा? आज हमारे पास भारी मशीनें, ड्रिल, क्रेन और आधुनिक माप उपकरण मौजूद हैं, लेकिन 1200 साल से भी ज्यादा पहले कारीगरों को पहाड़ की चट्टान पर काम करते हुए पहले यह तय करना पड़ता होगा कि बुद्ध का सिर कहां बनेगा, शरीर कितना चौड़ा होगा और पैरों तक सही अनुपात कैसे रखा जाएगा। एक छोटी सी गणना की गलती पूरे आकार को बिगाड़ सकती थी। इसके कंधों की चौड़ाई लगभग 92 फीट है और इसकी उंगलियां भी लगभग 27 फीट लंबी बताई जाती हैं। यानी केवल एक उंगली ही कई इंसानों की ऊंचाई को मिलाकर बनाई गई लंबाई के बराबर है। जब कोई इसके पैरों के पास खड़ा होता है तो इंसान का आकार बेहद छोटा दिखाई देता है। लेकिन लेशान का सबसे हैरान करने वाला रहस्य बाहर दिखाई ही नहीं देता। इतनी विशाल बलुआ पत्थर की प्रतिमा के लिए बारिश बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। अगर पानी लगातार इसके भीतर घुसता रहता तो सदियों में चट्टान टूटने लगती। इसलिए प्राचीन कारीगरों ने इसके अंदर एक छिपी हुई जल निकासी व्यवस्था बना दी। बुद्ध के बालों, गर्दन, छाती और कानों के पीछे ऐसे छिपे रास्ते और चैनल बनाए गए जिनसे बारिश का पानी बाहर निकल सके। बाहर से देखने वाला शायद कभी अंदाजा भी न लगा पाए कि इस विशाल मूर्ति के भीतर पानी निकालने की पूरी व्यवस्था छिपी हुई है। यानी इसे बनाने वाले लोग केवल उस समय के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे यह भी समझ रहे थे कि भविष्य में बारिश और नमी इस चट्टान के साथ क्या कर सकती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि प्रतिमा बनाने के दौरान पहाड़ से निकाले गए भारी मात्रा के पत्थर नदी में गिरे। माना जाता है कि इससे नदी की धारा और तल में भी कुछ बदलाव आया होगा। यानी जिस बुद्ध से नदी को शांत करने की उम्मीद की गई थी, उसके निर्माण ने ही अनजाने में नदी की परिस्थितियों को प्रभावित किया हो सकता है। लेशान जायंट बुद्धा के सामने खड़े होकर सबसे अजीब एहसास इसके आकार से आता है। नीचे बहती नदी, ऊपर उठता पहाड़ और उसी पहाड़ के भीतर शांत चेहरा बनाए बैठी इतनी विशाल आकृति। इसीलिए यहाँ एक पुरानी कहावत इस जगह को सबसे अच्छी तरह समझाती है, पहाड़ ही बुद्ध है और बुद्ध ही पहाड़ है। और शायद लेशान का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि 1200 साल पहले इंसानों ने केवल पहाड़ पर एक मूर्ति नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने पूरे पहाड़ को ही एक विशाल बुद्ध में बदल दिया था। नंबर 2, मोगाओ गुफाएं। चीन के गोबी रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे बाहर से देखकर शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके भीतर प्राचीन दुनिया का कितना विशाल खजाना छिपा हुआ है। चारों तरफ सूखी जमीन, तपता सूरज
और बेजान दिखाई देने वाली चट्टानें हैं। लेकिन जैसे ही इंसान मोगाओ की गुफाओं के भीतर प्रवेश करता है, बाहर की दुनिया मानो अचानक गायब हो जाती है। अंधेरी गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुराने रंग, बुद्ध की प्रतिमाएं, रहस्यमयी आकृतियां और प्राचीन कथाएं आज भी दिखाई देती हैं। मोगाओ गुफाओं की शुरुआत लगभग वर्ष 366 में मानी जाती है। इसके बाद अलग अलग काल में भिक्षुओं और कलाकारों ने लगातार चट्टानों को काटकर नई गुफाएं बनाई। समय के साथ यह स्थान इतना विशाल हो गया कि आज यहाँ लगभग 492 संरक्षित गुफाएं मौजूद हैं। इनके भीतर लगभग 4,84,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली भित्ति चित्रकारी और 2,000 से ज्यादा रंगीन प्रतिमाएं संरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह है कि रेगिस्तान के बीच इतनी विशाल कलात्मक दुनिया आखिर बनाई ही क्यों गई? इसका जवाब मोगाओ की स्थिति में छिपा है। यह क्षेत्र प्राचीन सिल्क रोड के बेहद महत्वपूर्ण मार्ग के पास था। हजारों साल पहले यहां से व्यापारी, सैनिक, भिक्षु, तीर्थयात्री और यात्री गुजरते थे। उनके साथ केवल रेशम, मसाले और दूसरी वस्तुएं ही नहीं आती थीं, बल्कि अलग अलग भाषाएं, विश्वास, कला और विचार भी यहां पहुंचते थे। इसीलिए मोगाओ की गुफाएं किसी एक समय या एक संस्कृति की कहानी नहीं सुनाती। इसकी दीवारों पर अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रभाव दिखाई देते हैं। कहीं बुद्ध और बोधिसत्व हैं, कहीं स्वर्गीय आकृतियां, कहीं धार्मिक कथाएं और कहीं उस समय के आम जीवन से जुड़े दृश्य। लेकिन मोगाओ का सबसे रहस्यमय अध्याय वर्ष 1900 में सामने आया। यहां एक ऐसा बंद कमरा मिला जो शायद सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। उस छोटे से कक्ष के भीतर हजारों प्राचीन पांडुलिपियां, दस्तावेज और दूसरी वस्तुएं मिली। इनकी संख्या 50,000 से भी अधिक बताई जाती है। सोचिए, रेगिस्तान के बीच एक चट्टान के अंदर मौजूद छोटा सा कमरा और उसमें हजारों साल पुरानी दुनिया के हजारों दस्तावेज सुरक्षित पड़े थे। लेकिन इन्हें वहां किसने रखा? उस कमरे को बंद क्यों किया गया? क्या लोग किसी खतरे से इन दस्तावेजों को बचाना चाहते थे या इसके पीछे कोई और कारण था? इन सवालों के अलग अलग जवाब दिए गए हैं, लेकिन पूरी कहानी आज भी स्पष्ट नहीं है। मोगाओ का असली रहस्य शायद यही है कि बाहर जहां केवल वीरान रेगिस्तान नजर आता है, उसी के अंदर हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की आवाजें रंगों, मूर्तियों और पांडुलिपियों के रूप में अब भी जीवित हैं। नंबर 1, पिंगयाओ प्राचीन शहर। आमतौर पर जब हम किसी हजारों या सैकड़ों साल पुराने शहर के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टूटी हुई दीवारें, खंडहर, मिट्टी में दबे मकान और कुछ बचे हुए पत्थर आते हैं। लेकिन चीन का पिंगयाओ प्राचीन शहर इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ केवल कोई एक महल, मंदिर या दीवार ही नहीं बची है, बल्कि पूरे पुराने शहर की संरचना आज भी इस तरह दिखाई देती है जैसे समय ने इसे बाकी दुनिया से अलग करके किसी बंद घेरे में सुरक्षित रख दिया हो। चीन के शांशी क्षेत्र में स्थित पिंगयाओ लगभग 556 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसके चारों ओर बनी विशाल प्राचीन दीवारों का घेरा लगभग 3.8 से 4 मील लंबा है और कई स्थानों पर इनकी ऊंचाई करीब 40 फीट तक पहुंचती है। इन दीवारों में 6 मुख्य प्रवेश द्वार, 72 निगरानी मीनारें और 3000 से ज्यादा रक्षात्मक हिस्से बनाए गए थे। ऊपर से देखने पर पूरा पुराना शहर एक विशाल बंद किले जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली कहानी दीवारों के भीतर छिपी है। जैसे ही कोई पुराने शहर में प्रवेश करता है, आधुनिक चीन का दृश्य अचानक बदल जाता है। संकरी गलियां, धूसर रंग की टाइलों वाली छतें, पुराने आंगन वाले मकान, व्यापारिक सड़कें, दुकानें और मंदिर आज भी उस पुराने समय की नगर व्यवस्था को दर्शाते हैं। पिंगयाओ मिंग और चिंग राजवंशों के समय केवल एक सुरक्षित शहर नहीं था, बल्कि चीन के प्रमुख आर्थिक और व्यापारिक केंद्रों में भी शामिल था। यहां ऐसे शुरुआती वित्तीय संस्थान विकसित हुए जिनके माध्यम से व्यापारी दूर बैठे लोगों को धन भेज सकते थे। उस समय लंबी यात्राओं में भारी मात्रा में चांदी लेकर चलना खतरनाक होता था। रास्तों में चोरी और लूट का डर रहता था। ऐसे में
पिंग्याओ की वित्तीय व्यवस्था ने व्यापारियों को सुरक्षित तरीके से धन स्थानांतरित करने का रास्ता दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि पिंग्याओ कभी कितना अमीर था। असल सवाल यह है कि इसका इतना बड़ा हिस्सा सदियों बाद भी बचा कैसे रहा। दुनिया के अनगिनत प्राचीन शहर युद्धों, आग, प्राकृतिक आपदाओं और आधुनिक निर्माण के कारण पूरी तरह बदल गए। कहीं केवल एक दरवाजा बचा, कहीं कोई महल और कहीं कुछ टूटी हुई दीवारें। लेकिन पिंग्याओ में आज भी एक पूरे पुराने शहर की रूपरेखा पढ़ी जा सकती है। ऊंची दीवार पर खड़े होकर नीचे देखने पर पुराने घर, आंगन और गलियां एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई विशाल प्राचीन नक्शा जमीन पर आज भी मौजूद हो। और शायद यही पिंग्याओ का सबसे रहस्यमयी एहसास है। ये कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे पुरातत्वविदों ने जमीन खोदकर खोजा हो। ये शहर कभी पूरी तरह गायब ही नहीं हुआ। बाहर दुनिया बदलती रही, नई इमारतें बनती रहीं और सदियां गुजरती रहीं, लेकिन इन दीवारों के भीतर इतिहास का एक हिस्सा मानो आज भी उसी जगह खड़ा है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 10 जगहों में से आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी कौन सी लगी, नीचे जरूर बताइए। अगले भाग में हम इसी सफर को और आगे ले जाएंगे, जहां चीन के कुछ और ऐसे निर्माण सामने आएंगे जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें सदियों पहले इंसानों ने बनाया था।